नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच नीलांशु रंजन जी मौजूद हैं, जो ईटीवी और सहारा जैसे चैनल्स में बतौर पत्रकार पत्रकारिता किए हैं और अपनी नज्म और लेखनी से लोगों को प्रभावित किया है। तो आइए मिलते हैं नीलांशु रंजन जी से और जानते हैं इनकी जीवनी के बारे में और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सर, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल और आपका खुशामदीद, इसलिए कि इसी शहर का हूँ मैं, बेगूसराय मेरा घर है, यही शहर है, उस नाते आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत आभार सर। बहुत शुक्रिया आपका। यूँ तो सर आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दें। मुख्तसर ये कि मेरा घर बेगूसराय है, जैसे मैंने बताया, जी। यही मेरी पैदाइश है, इसी की मिट्टी में मैं पला बढ़ा जो है। जी और बेगूसराय में कहीं पे एक मोहल्ला है तिलक नगर। जी जी तो तिलक नगर जो है वहीं पर मेरा घर है और वहीं मेरे फादर यहाँ के बहुत ही फेमस लॉयर शैल बाबू, जी सिविल साइड के बहुत ही बड़े लॉयर रहे, वो बहुत फेमस लॉयर। तो फादर लॉयर थे, माँ मेरी गृहिणी थी और मेरी पढ़ाई लिखाई जो है घर के बगल में ही एक पाठशाला है, तो शुरुआत वहीं से हुई, पाठशाला से ही। जी मैं जाता था बचपन में, वहीं बोरा वोरा लेके मैं जाता था स्कूल में पढ़ाई करने। जी। जी और वहीं से जो है फिर बगल में ही एक है जेके हाई स्कूल, वो पढ़ता है, वो नेशनल हाईवे किनारे। जी जी जेके हाई स्कूल। तो जेके हाई स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई, मैट्रिकुलेशन मैं वहीं से किया। उसके बाद जीडी कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद मैं चला गया बाहर, और बाहर जाने के बाद लगातार मैं बाहर रहा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, लॉ किया। उसके बाद धीरे धीरे मतलब अखबारों में मैं लिखने लग गया था, लिखते लिखते मैं पत्रकारिता में आ गया। जी लेकिन पत्रकारिता में जो मैं आया तो मैंने शुरू किया टीवी जर्नलिज्म से। अखबार में मैंने कभी नौकरी नहीं की, टीवी जर्नलिज्म से मैंने शुरुआत की, आगाज़ वहीं से हुआ। 2000 में विनोद दुआ बहुत फेमस पत्रकार हैं, उनका एक प्रोग्राम आता था सहारा पे, परख। तो परख को मैंने ज्वाइन किया बतौर बिहार करेस्पॉन्डेंट। जी तो वहाँ मैं आ गया। उसके बाद 2004 में मैं सीनियर मोस्ट करेस्पॉन्डेंट बनकर मैं आया ईटीवी यहाँ झारखंड में। जी और रिपोर्टिंग तो मैंने की, लेकिन उसके अलावा मैंने कई प्रोग्राम मेरे पास थे जिसकी मैं एंकरिंग में करता था। वाह। और वो एंकरिंग के लिए मैं ख़ास तौर पे मैं जाना जाता था, जिसमें मेरा एक ख़ास प्रोग्राम था आमने सामने, जी जिसमें मैंने हिंदुस्तान के तकरीबन सारे बड़े पॉलिटिशियंस को मैंने बुलाया, चाहे वो प्रमोद महाजन हों, अरुण जेटली हों, सुषमा स्वराज हों, नीतीश कुमार हों, दिग्विजय सिंह हों, जो भी हों, ये सारे, लालू प्रसाद यादव हों, राबड़ी देवी हों, मैंने सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बुलाया मैंने उस प्रोग्राम में। उसके अलावे मैंने जो है कुछ अदब के लोगों को, कुछ फिल्म के लोगों को, जैसे प्रकाश झा को मैंने बुलाया, फारूक शेख को मैंने बुलाया, रज़ा मुराद को मैंने बुलाया। तो ये सब करने का मौका मिला। तो मैंने कई प्रोग्राम भी मैंने किए। चुनाव के वक्त में जो है चुनाव मैदान से ये मैंने किया। तो ये एक लंबा एक सफ़र मेरा रहा। जी उसके बाद जो है चैनल दर चैनल जो मैं जो है फिर इंडिया न्यूज़ में आया। फिर मैं दिल्ली में एक P7 एक नेशनल चैनल आया था, जी तो वहाँ मैंने बतौर चीफ एंकर मैंने ज्वाइन किया। वाह। फिर मैं पटना आया। उसके बाद फिर कशिश एक चैनल है, जी कशिश पे एक मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ, सिर्फ सच, पॉलिटिकल टॉक शो। ये सब चलता रहा। लेकिन ये सब चलते चलते लिखने का कुछ था मेरे जहन में कि मैं कुछ लिखूं, मैं कुछ करूं, मैं जो है कुछ कहानियां लिखूं। और मैं कुछ कहानियां लिखूं, ये बचपन से चलता था मेरे दिमाग में, लेकिन क्या लिखूं, क्या मतलब वो कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब ये लिखने का शौक आपका बचपन से था, वो नंदन पढ़ता था मैं, पराग पढ़ता था मैं, जी। ये सब जो है सारी मतलब जो है किताबें पत्रिकाएं पढ़ता था मैं। कुछ लिखना है, कुछ लिखना है, लेकिन वो मेरे जहन में वो शेप नहीं ले पा रहा था। जी लेकिन 2013 में मैंने एक कहानी लिखी। वो कहानी आजकल एक बड़ी मतलब साहित्य की बड़ी पत्रिका है आजकल मेरी वो कहानी छपी 2013 के अक्टूबर में। उस कहानी का नाम है, उसका उन्वान है सॉरी ये रॉन्ग नंबर है। सॉरी ये रॉन्ग हाँ, नंबर। सॉरी ये रॉन्ग नंबर है। वो कहानी बड़ी चर्चित हुई। जी तो वो कहानी जब प्रकाशित हुई तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब ये ठीक है, सफ़र शुरू होना चाहिए। तो उसके बाद लगातार 3-4 कहानियाँ मेरी आई आजकल में और कुछ कुछ जो है अलग पत्रिकाओं में। उसके बाद 2018 में मेरा एक नॉवेल आया, खामोश लम्हों का सफ़र। खामोश लम्हों का सफ़र ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है, जी विवाहितर प्रेम पे आधारित, जो आज के ज़माने की सच्चाई है बिल्कुल। उस पे है।
वो नॉवेल बहुत चर्चित हुआ, इतना चर्चित हुआ कि बॉम्बे से एक डायरेक्टर वो आए मेरे पास, लगातार आते रहे कि सर मुझे आप दीजिए, इसमें मुझे फ़िल्म बनानी है। और तकरीबन 8-10 दफ़ात वो मेरे पास आए और उस पर हो गया, खैर एग्रीमेंट भी हो गया, फिल्म भी बन रही है। क्या बात। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग जो मेरी ज़िंदगी का है वो 2014 जब मैंने नज़में लिखनी शुरू की। जी। और कैसे शुरू हुआ, खैर उस पर एक जो भी है, अब माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन 2014 में दिसंबर मेरी पहली नज़्म जो मैंने लिखी, उसका शीर्षक था, उन्वान था उसका, प्यार में भीगी वह लड़की। क्या बात है। और प्यार में भीगी वो लड़की, वो फिर प्रकाशित हुई एक बड़ी पत्रिका आहा ज़िंदगी, आहा ज़िंदगी में वो प्रकाशित हुई। उसके बाद से ये मेरी नज़्मों का सफ़र शुरू हुआ। और ये सफ़र जो शुरू हुआ तो ये रात, खामोशी और तुम, इस नाम से ये मेरी नज़्मों का ये संग्रह आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत बड़े शायर राहत इंदौरी जो भी गुजर गए जी। तो राहत इंदौरी साहब ने इसकी भूमिका लिखी है, मुनव्वर राना ने इसकी भूमिका लिखी है। क्या बात है। राहत, खामोशी और तुम, तो सर यही है मेरी ज़िंदगी का सफ़र। अभी आपने बताया वो भीगी सी लड़की, प्यार में भीगी वो लड़की, प्यार में भीगी वो लड़की, तो मैं चाहूंगी कि वो नज्म हमारे दर्शकों को सुनाए। प्यार में भीगी वो लड़की जो है, मैं कुछ मतलब सुनाता हूँ। मैं आपको जो है पूरी नज़्म तो मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। लंबे इंतज़ार के बाद उस दिन वो मेरी बाहों में आई, लंबे इंतज़ार के बाद उस दिन वो मेरी बाहों में आई। मैंने उसकी आंखों को चूमा, मैंने उसकी आंखों को चूमा और वो मुस्कुराई। वाह। मैंने उससे कहा, तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। उसने कहा, आज चांद बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मैंने कहा, चांद तो हर दिन ऐसा ही लगता है, फ़र्क है तो बस यही कि आज तुम मेरे प्यार में भीग गई हो। उसने कहा, मैं तो तुम्हारे प्यार में कब से भीगी थी, मैं तो तुम्हारे प्यार में कब से भीगी थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे आमंत्रण का मुंतज़िर था। उसने कहा, तुम मेरे आमंत्रण का मुंतज़िर थे, प्यार करते हो तो आँखों की भाषा पढ़ना भी तो सीखो। वाह, क्या तो बात है। मुझे लगता यही कविता थी, यही नज़्म थी। हाँ, थोड़ा 1-2 लाइन इधर उधर हुई हो, लेकिन यही नज़्म थी मेरी जो है, तो प्यार में भीगी वो लड़की। क्या बात है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके पिताजी मशहूर बेगूसराय के जाने माने वकील, हाँ। जी, वकील थे, तो आपका पारिवारिक परिवेश भी वकालत ही होना चाहिए था, लेकिन आप पत्रकारिता में आए, तो इसके पीछे की क्या वजह है? हाँ, ये बहुत सही आपके सवाल हैं। मेरे पिताजी बहुत चाहते थे कि मैं वकील बनूं, और वो कहते भी थे कि तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी है, अंग्रेज़ी अच्छा बोलते हो, हिंदी अच्छी है, और वकालत के लिए जो है भाषा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत एक्सप्रेसिव हो तुम, अच्छा बोलते हो, तुम वकालत में आ जाओ। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और मैंने ज्वाइन भी किया वकालत में। जी। और मैंने फादर से कहा कि ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं तो मैं ज्वाइन करता हूँ, लेकिन अगर मेरी तबीयत नहीं लगे तो मैं वापस चला जाऊँगा। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ज्वाइन तो करो। उनके दिमाग में शायद ये बात थी कि ज्वाइन करेगा और उसके बाद जब शुरू हो जाएगा तो शायद यहाँ रह जाएगा। जी। लेकिन जो मैंने माहौल देखा, ये देखा, तो फिर मेरी तबीयत लगी नहीं, तो मैं ज़्यादा दिन नहीं रहा, मैं 1 साल रहा। तो मैंने पिताजी को मैंने कहा कि मैं बाबूजी में कहता था, मैंने बाबूजी को कहा कि मैं वकालत में नहीं रहूँगा, मेरा मन नहीं लग रहा है, क्या करोगे? तो पत्रकारिता मैं करूँगा। अरे क्या ये पत्रकारिता है, कहाँ, मतलब। तो मैं पटना चला आया तो कोई जैसा था नहीं, कोई ठौर ठिकाना भी नहीं था, लेकिन ज़िद के मतलब जो है जुनून था ये। हाँ, चला आया। तो अब बाबूजी बहुत मतलब घबराए हुए भी, चिंतित भी, अभी क्या करेगा। उन्होंने कहा, क्या अखबार में दो चार आर्टिकल आ गए तो क्या होगा, ऐसे कैसे मतलब ज़िंदगी चलेगी। फिर भी मैंने कहा कि देखिए, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए आप। खैर वो चलता रहा, संघर्ष भी रहा। लेकिन विनोद वाजी का वो आया, वो प्रोग्राम, मैंने उनसे संपर्क साधा। उन्होंने कहा कि आप कुछ आइडियाज़ भेजिए मुझे, और मुझे पसंद आएगा तो मैं आपको लूँगा। तो कुछ आइडियाज़ मैंने उनको फैक्स किया, उस समय फैक्स का ज़माना था, मैंने उनको फैक्स किया, और कुछ जो आइडियाज़ मैंने तो बहुत पसंद आया उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे याद आता है कुछ समय मुझे 2000 में उन्होंने कहा कि 12,000 या 13,000 मैं आपको दूँगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो सफ़र शुरू हुआ फिर वहीं से। सर, चूँकि आप एक पत्रकार भी रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहूँगी कि आज के दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता कितना चैलेंजिंग है? निष्पक्ष पत्रकारिता आज के दौर में मुझे लगता है कि ख़त्म हो चुकी है। मतलब कहीं न कहीं मतलब आप पार्टी बन चुकी है। जी। कोई भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं, कोई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कोई लेफ्ट के प्रवक्ता हैं।
कोई न्यूट्रल नहीं है। पत्रकारिता के लिए जो चाहिए न्यूट्रलिटी, जो चाहिए आपको बीच में जो होने की ज़रूरत है, वहाँ नहीं है। आप या तो इधर हैं या इधर हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत कम लोग कर रहे हैं, गिने चुने लोग हैं, वो ख़त्म है, अब नहीं है। जी। और अब मुश्किल भी है, और प्लस सत्ता का जिस तरह से दबाव है और जिस तरह से लोग कर रहे हैं, तो अब मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ज़्यादातर पत्रकार अब जो हैं, अब वो मतलब अगर मैं शायद मेरा जो लफ्ज़ मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वो दलाली करने लग गए हैं। जी। तो वही कर रहे हैं, वो पत्रकारिता से इतर वो बहुत कुछ करते हैं, पत्रकारिता नहीं करते हैं। जी सर, आप ईटीवी जैसे चैनल में और सहारा जैसे चैनल में भी बहुत सारे कार्यक्रमों को संचालित किया है, आपने एंकरिंग किया है, जी। तो वहाँ के अनुभवों के बारे में बताएं हमें। ईटीवी का अनुभव बहुत अच्छा रहा, जी। बहुत ही बढ़िया रहा ईटीवी। जब मैंने ज्वाइन किया था, और मुझे याद है कि ईटीवी उस समय एक मतलब शुरुआती दौर में था ईटीवी, और ईटीवी को ईटीवी बनाने में हम लोग मतलब 2-4 जो करस्पॉन्डेंट्स जो हम लोग थे, बड़ी मेहनत की हम लोगों ने। और ऑफिस जाना है और फिर घर लौटना है, इसकी कोई चिंता नहीं थी। हाँ, सुबह 9-10 बजे पहुंच जाना है, रात में लौटते थे 9 बजे 10 बजे सब लौटते थे, और कब लौटने का कोई वक्त ये नहीं। पूरी मतलब जो है बहुत मतलब मन से पूरी तन्मयता से काम करते थे। हाउस कवर कर रहे हैं, असेंबली चल रहा है, ये चल रहा है, सब करना। फिर प्रोग्राम को चॉक आउट करना, आमने सामने जैसे प्रोग्राम को हम लोगों ने लाया, और तो फिर तो बहुत अच्छा रहा। और इसमें मैं बताऊं आपको, ईटीवी छोड़े हुए मुझे ज़माना हो गया। आज भी मैं बहुत जगह जाता हूं, कहते हैं कि नीलांशु जी आप तो आप ईटीवी में है ना, तो ईटीवी की जो पहचान इस कदर वो चस्पा हुई है कि आज भी लोग मतलब मुझे कहते हैं आप तो ईटीवी में है नजर, तो वो पहचान अभी भी बनी हुई है। क्या बात है। तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पत्रकारिता के लिए? कठिनाइयाँ तो हैं पत्रकारिता में, इस्टेब्लिश करना ही अपने आप को जो है बहुत मुश्किल है, मुश्किलात हैं। और उसमें यह है कि लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी। आज के दौर में क्या है कि लोग सोचते हैं यार एक नीतीश का एक बाइट ले लो, एक लालू का बाइट ले लो, इस तरह से कुछ जो है खबर चला दो। आज बहुत कम लोग जो हैं वो अखबार का संपादकीय पन्ने पढ़ते हैं, वो बिल्कुल। हाँ वो नहीं पढ़ते हैं, उनको खबरों से वाबस्ता वो नहीं है कि क्या मतलब एक्चुअली खबर क्या है या इसके पीछे की कहानी क्या है, तो वो आपको जानना पड़ेगा। कठिनाइयाँ हैं उसके पीछे, मतलब संघर्ष भी है। पत्रकारिता में पहचान बहुत जल्दी नहीं बनती है, बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको जो है अनवरत लगा रहना पड़ेगा, लगातार जिसको आप कहते हैं। लेकिन हाँ, पढ़िए ज़रूर, अखबारों को पढ़िए, अच्छे अखबारों को, एडिटोरियल्स पढ़िए, उसका संपादकीय पढ़िए। और पॉलिटिकल अगर आप कर रही हैं जी, तो ज़रूर जानिए। जैसे आप नीतीश को कवर कर रहे हैं या लाल, तो नीतीश का एक पॉलिटिकल बायोग्राफी आपके दिमाग में होना चाहिए कि उन्होंने कब कब क्या क्या किया, कब कब क्या क्या कहा, ताकि कभी आप अगर स्टूडियो में बुला के इंटरव्यू कर रही हैं आप या कभी कुछ, तो आप उनको काउंटर कर सकें कि नहीं आपने ऐसा कहा था। बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत मतलब मेहनत की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आज के पत्रकार जो हैं शायद उसमें उससे भी भाग रहे हैं पढ़ाई से। हाँ, उनका मतलब वो है कि वो अखबार का देख लीजिए, ये कहाँ हम बना सकते हैं खबर, बस जल्दीबाजी में है जी। हेडलाइन देना है, जल्दीबाजी में है, ब्रेकिंग न्यूज़ में जल्दीबाजी में है, इसी जल्दीबाजी में। क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए? अगर एक आप अच्छे पत्रकार होना चाहते हैं तो उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अच्छे, मैंने कहा कि अच्छे पत्रकार होने के लिए पहली बात तो अगर आप टीवी जर्नलिज्म में हैं तो आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल, जिसको वो कहते हैं। फिर तलफ़ुज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, जी। वो सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे आप देखेंगे कि ईटीवी में अपने चैनल का बताता हूँ, ईटीवी न्यूज़ नहीं बोलते थे। मैं फलां कैमरामैन के साथ ईटीवी न्यूज़, हाँ मैं बार बार कहता था भैया न्यूज़ क्यों बोलते हैं, इट इज़ न्यूज़ है। जी। तो उसमें यह है कि भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, Pronunciation। स्क्रिप्ट लिखने की समझ होनी चाहिए। हम जो स्टोरी बनाने जा रहे हैं तो स्टोरी का एंगल क्या होगा, दैट शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जो आज स्टोरी बना रहा हूँ उसका एंगल क्या है जी। तो वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप पीटीसी कर रही हैं तो पीटीसी करने में भी आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो स्पष्ट हो, साफ हो, और कोशिश करें कि एक टेक में निकल जाए। 8 टेक 10 टेक नहीं, एक टेक में निकालिए। मेरे कैमरामैन, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, नहीं। मेरे कैमरामैन कहते थे कि सर आप एक टेक और दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, दे दिया मैंने। नहीं सर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, कुछ हो गया, एक टेक और दे दीजिए सर प्लीज़। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि पत्रकारिता के साथ साथ आपकी लेखनी में भी काफ़ी रुचि है, तो लिखने की प्रक्रिया जो है, इसके प्रति रुझान ये कब से हुआ? रुझान तो मैं बताया कि कहानियाँ लिखने का चलता था मेरे दिमाग में, और बचपन से ही
चलता था वो जो है। अक्सर मैं छत पे भी भाग जाया करता था, जब तो झिलमिल सितारों के बीच में मैं बहुत कुछ ढूंढता रहता था, अपने सपनों को बुनता था, बहुत कुछ उन बीच में कहानी के प्लॉट को पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन पकड़ में नहीं आती थी बात, लेकिन चलता था। कभी कभी रात में मेरी नींद खुल जाती थी और दिमाग में चलता था, एक था राजा रानी, फिर कुछ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता था, लेकिन वो था मेरे दिमाग में, वो चल वो आया। लेकिन फिर कहानियाँ मैंने लिखनी शुरू की, लगा नहीं यही नहीं, फिर करते 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 खैर 2013 में जो मैंने जो कहानी लिखी वो अच्छा, मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स भी रहा, सब कुछ रहा। सॉरी ये रॉन्ग नंबर है। लेकिन नज़मों का जो है वो सिलसिला जो मेरे है वो बड़ा मतलब ड्रामेटिक टर्न लिया वो जी। मैं कभी नज़्म लिखूंगा, ये सोचे मैं नहीं। कभी गज़लों की दुनिया में भी आऊँगा, नज़्म भी लिखूंगा, इस तरह के अदब की दुनिया में, ये तो शायद मैंने सोचा भी नहीं था। जी। और मैंने नज़्म लिखी और नज़्म का इस तरह से मेरी मतलब वो कहते हैं ना भूत सवार होना, वो इस कदर हुआ, जुनून वो सवार हुआ कि मैं लिखता चला गया और लिखता चला गया। क्या समझिए कि 2014 मैंने बताया आपको, जी। और ये संग्रह भी आ गया, मतलब जो है 3-4 साल के अंदर फिर दूसरा संग्रह भी अब तैयार होने जा रहा है। जी। तो ये है। तो सर वो टर्निंग पॉइंट क्या था जो आप अब बता रहे थे नज़्म लिखने का? हाँ, टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का जो है। जी। तो अब ऐसा है कि हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, जी। जी। कुछ ऐसे लम्हात होते हैं होते हैं। जो आपको छू कर निकल जाते हैं। छू कर निकल तो जाते हैं वे जो लम्हात हैं, वे जो वाक़यात हैं, लेकिन वो लगता है आपको कि वो छू कर निकल गए हैं, लेकिन छू कर निकलते नहीं हैं, आपके वो साथ बार बार आपके पास लौटते लौटते हैं। हैं। तो वो जो लौटना है, तो अगर आपने उसको कलमबद्ध कर लिया तो वही नज़्म है, वही गज़ल है, वही गीत है। बिल्कुल। हाँ मैं चाहूँगी कि सर आप हमारे दर्शकों को नज़्म को सुनाएं। हाँ, मैं सुनाता हूँ एक नज़्म जो बार बार मतलब मुशायरे में मुझसे मांग की जाती है, छोटी सी नज़्म है। जी। उसका उन्वान है, रात चुपके से चांद आया मेरी खिड़की पे, वाह। कुछ ख्यालों में उलझ के रह गया, कुछ ख्यालों में उलझ के रह गया, कुछ उसकी यादों में उसने जुल्फ़ें क्या बिखराई कि ज़िंदगी का खेल ही उलझ के रह गया। क्या बात है। रात चुपके से चांद आया मेरी खिड़की पे, रात चुपके से चांद आया मेरी खिड़की पे, पूछा तुम्हें देखता नहीं उन दिनों, पूछा तुम्हें देखता नहीं उन दिनों, कहीं तुम्हें इश्क तो नहीं हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, हाँ इतना पता है कि वो मुस्कुराई थी उस दिन और मैं गज़ल लिखने लग गया। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो ये मेरी एक नज़्म है जिसे मैं बार बार सुनाता हूँ, मुशायरे में मांग भी होती है कि ये नज़्म जो है आप सुने, तो ये नज़्म। तो अभी तक सर आपने कितनी किताब उपन्यास लिखे हैं? उपन्यास तो मेरा एक मैंने लिखा है, जी। लेकिन दूसरा उपन्यास भी वो तैयार है, वो चला गया है पब्लिशर के यहाँ, अच्छा। और वो मुझे लगता है कि फरवरी मास तक आ जाएगा। और उसका जो टाइटल, उसका जो उन्वान है, फासले दर फासले, फासले दर फासले। फासले दर फासले। और मेरा जो पहला उपन्यास है उससे मतलब अलग कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बेहतर है वो। जी। कम्युनल राइट्स चल रहा है, सांप्रदायिक दंगा है, मीन्स जो आजकल का इन्वॉल्वमेंट जो है। हाँ कम्युनल राइट, और कम्युनल राइट ही नहीं, कम्युनल राइट जो चल रहा है उसके बैकड्रॉप में एक प्रेम कथा भी चल रही है। जी। तो इसलिए वो कहानी जो है ना वो बहुत अच्छी बन गई है। सर मुझे ये आपसे जानना था कि लिखने के लिए आप उपन्यास लिखते हैं या नज़्म लिखते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या होना लिखने के लिए चाहिए? तो सबसे पहले ये ज़रूरत है कि आप किसी से मोहब्बत करें, मीन्स मोहब्बत हो तभी आप लिख सकते हैं। और मैंने ये कहा कि मोहब्बत करें, मतलब किसी से करने का मोहब्बत आप ज़रूर करें। आप जी। जी। आपसे भी हो, मतलब किसी से हो, भी मतलब सकता है, मतलब इंसानों से जो है जी, जी, आदमी बिल्कुल। मोहब्बत करें। मोहब्बत करेंगे तभी जो है आप, जब तक मेरा ये मानना है, और बहुत मैं इसको बहुत साफ वही से बोल रहा हूँ, जब तक आप मोहब्बत से लबरेज नहीं होंगी जी। तब तक आपके जहन में ख्यालात नहीं आएंगे। तो मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। आप किससे भी करें, आप आपकी माशूका भी हो बिल्कुल सकती बिल्कुल है, बिल्कुल। और वो हो सकता है कि आपकी माँ भी हो, और भी कोई हो सकती है, जी। लेकिन मोहब्बत जो है ना वो मतलब बेसिक एलिमेंट है मीन्स लिखने के लिए। कहना ये कह सकते हैं कि मोहब्बत जो है ना वो आपको लिखना सिखा देती है। मोहब्बत लिखना सिखा देती है। ये कह सकते जी। हैं। जी। मोहब्बत लिखना भी सिखाती है, और अगर आप मोहब्बत में सफल ना हुए तो और भी लिखना सिखा देती है। सर मैं चाहूँगी कि आप
नज्म, एक दो नज्म हमारे दर्शकों को और सुनाएं। एक नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ, इसका उन्वान है चाहता हूँ। जी। चाहता हूँ दुनिया की सारी खूबसूरत नज़में किताबों से निकाल कर टाँक दूँ उन्हें तुम्हारी जुल्फ़ों में जूही बेली की तरह। क्या बात है, वाह। चाहता हूँ दुनिया की सारी खूबसूरत नज़में किताबों से निकाल कर टाँक दूँ उन्हें तुम्हारी जुल्फ़ों में जूही बेली की तरह। अब तुम ही बताओ किन किन की किताबों को ढोता रहूँ, अब तुम ही बताओ किन किन की किताबों को ढोता रहूँ, साहिर की या कि अमृता की, फैज़ की या कि गुलजार की, कैफ़ी की या कि फ़िराक की, किन किन की किताबों को ढोता रहूँ। हाँ, चाहता हूँ उन सारी खूबसूरत नज़मों को किताबों से निकाल कर टाँक दूँ तुम्हारी जुल्फ़ों में चाँद सितारों की तरह, और तुम्हें अपनी बाहों में लेकर, और तुम्हें अपनी बाहों में लेकर छूता रहूँ नज़मों को अपने होठों से, क्या बात है। और मसरत से, मसरत यानी खुशी, खुशी। और मसरत से तुम्हारे होठ थिरकते रहें, और तुम्हारे होठों की थिरकन की मौसीकी यानी संगीत, संगीत। और तुम्हारे होठों की थिरकन की मौसीकी उतरती रहे मेरी रूह में रफ्ता रफ्ता। वाह, क्या बात है सर, बहुत खूब। एक दो और हो जाए सर। और एक मैं आपको सुनाता हूँ, इसका उन्वान है बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद देखा है मैंने एक ख्वाब, बहुत दिनों बाद देखा है मैंने ख्वाब कि तुम नंगे पांव टहल रही हो ओस से नहाई धूप पे, तितलियां उड़ रही हैं तुम्हारे मन में, जी। तितलियां उड़ रही हैं तुम्हारे मन में, और तुम किसी के आने का मुंतज़िर हो, यानी तुम किसी के इंतज़ार में हो, और तुम किसी के आने का मुंतज़िर हो। तुम्हारे होठों पे थिरक रही है मखमली मुस्कुराहट, किसी की जुस्तजू का चिराग जल रहा है तुम्हारी आंखों में। फलक पे फैल रही है शफक, जो लालिमा फैलती है, जी। फलक पे फैल रही है शफक, तुम्हारे शफक पे उतर रहा है सवेरे का उफुक। वाह। किसी की आरज़ू में धड़क रहा है तुम्हारा दिल, तुम रह रह के मुड़मुड़ के देख रही हो, तुम रह रह के मुड़मुड़ के देख रही हो। एक सदा गूंज रही है हवाओं में, एक सदा गूंज रही है हवाओं में, और तुम्हारा जिस्म रूई के फाहे सा हल्का हुआ जा रहा है, क्या बात है, वाह वाह। और तुम्हारा जिस्म रूई के फाहे सा हल्का हुआ जा रहा है, जो उड़ रहा है फ़ज़ाओं में, नर्म ख्वाब छू रहा है तुम्हारे जहन व दिल को, और तुम्हारा सफ़ेद पैरहन गुलाबी होता जा रहा है, वाह। यानी कि जो तुम्हारा सफ़ेद लिबास है जी, वो वो गुलाबी गुलाबी होता होता जा है, रहा है। और तुम्हारा सफ़ेद पैरहन गुलाबी होता जा रहा है। देखा है मैंने ख्वाब बहुत दिनों बाद कि नंगे पाँव तुम टहल रही हो ओस से नहाई धूप। दो। क्या बात है, वाह, बहुत ही खूब, बहुत सुंदर। सर, मैं यह जानना चाहूँगी कि हर इंसान के कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके कौन प्रेरणा स्रोत हैं? मेरी प्रेरणा स्रोत तो अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, मेरी प्रेरणा स्रोत कौन है, इंस्पिरेशन कौन है। बस अगल बगल जो देखने का मौका मिला, जिनसे कुछ सीखने का मौका मिला, हाँ, ये। जो है जी। वही है। तो लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी मैंने शुरू में ही, कि कुछ लम्हात होते हैं, कुछ वाक़यात होते हैं जो हल्के से छूकर भी निकल गए हों तो वो आपके जहन में रहे, रह जाते हैं, बिल्कुल। बस वही समझिए। सर, मैं चाहूँगी कि आप इस पुस्तक रात, खामोशी और तुम, इसकी एक नज़्म हमें सुनाएं। जी, तो मैं यही सुनाता हूँ आपको। रात, खामोशी और तुम। रात है, खामोशी है, और मेरे ख्यालों में कहीं छुपी हो तुम। रात है, खामोशी है, और मेरे ख्यालों में कहीं छुपी हो तुम, मेरे वजूद में कहीं बसी हो तुम। मैं पलट रहा हूँ उन सारी नज़मों को, माजी के उन सारे पन्नों को, माजी बोलते हैं अतीत को। जी। मैं पलट रहा उन सारी नज़मों को, माजी के उन सारे पन्नों को, जिन पर दस्तखत हैं तुम्हारे लबों के, सांसों के और तुम्हारी धड़कनों के। क्या बात है। घुल गए हैं वे रात के अंधेरे में, मेरी रूह में उतर रहा है कोई आहिस्ता आहिस्ता, मेरी रूह में उतर रहा है कोई आहिस्ता आहिस्ता। शायद वो माजी का ही हसीन हिस्सा है जो आज तन्हा है, शायद वो माजी का ही हसीन हिस्सा है जो आज तन्हा है, और यादों की गठरी से निकलकर एक लम्हा भर रहा है ठंडी आहें। चाहता हूँ आवाज़ देना, चाहता हूँ आवाज़ देना तुम्हें, खुद को, माजी को, लेकिन कुछ अटका है सीने में, लेकिन कुछ अटका है सीने में, कह नहीं सकता वे टूटे हुए ख्वाबों की किरचें हैं या फिर मुरझा गए रिश्ते की खलिश है।
सर बहुत ही अच्छी रात खामोशी और तुम, बहुत ही खूबसूरत नज्म है आपकी। सर मैं यह जानना चाहूँगी कि आपके प्रिय शायर कौन कौन हैं? मेरे प्रिय शायर वैसे मैं बहुतों से मुतासिर रहा हूँ, लेकिन खासकर साहिर लुधियानवी, गुलजार, ये मेरे दो बहुत ही प्रिय शायर हैं। बल्कि पटना लिटरेचर फेस्टिवल अभी हुआ था, उसमें गुलजार साहब भी आए थे और मुझे भी बुलाया गया था और मुझे भी आधे घंटे का सेशन दिया गया था। और मेरे प्रिय शायर तो मैंने साहिर लुधियानवी भी मैंने बोला था। और साहिर का जो अंदाज़े बयां है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है औरों से। जैसे आपका बहुत ही एक फेमस इनकी एक नज़्म है, आप भी जानती होंगी, कभी कभी। जी जी बिल्कुल। अब देखिए इसका अंदाज, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो तेरे दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका और भी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, जैसे जिंदगी को किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। तो इस तरह से जो है वो साहिर की ये नज़्म जो है बड़ी खूबसूरत नज़्म है, ये लंबी नज़्म है। सर गुलजार साहब की और तो मैं- गुलजार साहब तो खैर मुझे लगता है कि गुलजार साहब का जो बिंब है ना जी वो बहुत बढ़िया उनका, जैसे गुलजार साहब का ये मुझे लगता है आप कहते हैं ना वो, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज कहाँ से नहीं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, ये गुलजार ही कह सकते हैं। जी यह गुलजार की एक बहुत ही अच्छी नज़्म जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पनाह मिल जाए रूह को जिन हाथों को छूकर, पनाह मिल जाए रूह को जिन हाथों को छूकर, उसी हथेली पे घर बना लो। क्या बात है बाबा। ये गुलजार साहब का। तो गुलजार साहब बहुत सारी नज़में उनकी हैं, उनकी नज़्म भी, उनके गाने भी बहुत बहुत बढ़िया। गाने तो मैं भी लिख रहा हूँ कई फिल्मों के लिए, मैं अभी जा रहा हूँ बॉम्बे, जी मुझे बुलाया गया है, इंशाल्लाह मुझे लगता है अच्छा बहुत बहुत होगा। शुभकामनाएं सर। सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए केवी स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, आपका सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया याद करने के लिए, केबी स्टूडियो का, डॉक्टर रोशन जी का, और आपका खासकर बहुत बढ़िया इंटरव्यू करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।